Hi everyone, welcome back to my channel. This video is regarding the chemistry chapter, chemistry in everyday life, which is very important for your exam HTET, CTET, UPTET, every TET, I must say, DSSB, KVS, as well as for NEET student, for NEET, for IIT. Okay, so this chapter is really very important, and for NEET must be, it is really important. So let's start our video, and if you have any doubt regarding this, so let me know in the comment section. And this full PDF consists of NCRT, but I will tell you only the main point. Okay, I will highlight the main point, so it will be easy for you to understand what I am going to say. Okay, so first is that chemistry in everyday life. So बाय चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि जो केमिस्ट्री जो प्ले करती है, रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की लाइफ में, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे. ठीक है, किस वे से पढ़ेंगे, लेट्स सी. जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी है, लाइक इफ़ यू आर ईटिंग फूड, सो उसमें क्या है, केमिकल. ओके, इफ़ यू आर लाइक ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, क्या है, केमिकल. ठीक है, केमिकल सॉफ्ट ड्रिंक में. ठीक है, एंड लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनी सोप, डिटर्जेंट, एनी लिक्विड डिटर्जेंट, क्या है, केमिकल. ठीक है, और इफ़ यू आर यूजिंग ड्रग्स, ये वाले वो ड्रग्स हैं जो मेडिसिन्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं, वो वाले नहीं है. जैसे जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग ड्रग्स के केस में पकड़े जाते हैं, वो नहीं है. ठीक है, तो ये जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यूज़ होती है हमारी, यूज़ करते नहीं हम, ऑटोमेटिकली यूज़ होता है. तो जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है भाई सबकी लाइफ में. आपको पता है ये एक प्रोसेस ही है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, सो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई केमिकल होगा. तो तभी वो आपका क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाके उस डिजीज़ को क्योर करेगा. सो यही फंडा है जो हम पूरी इस वीडियो में, और केमिस्ट्री जो ये हमारा PDF है NCERT का, वो हम मेन देखेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो. अब ये देखो, यहाँ पे मेनली बताया गया है कि यहाँ से देखो, जब भी बात आती है क्लीनिनेस की, थिंक ऑफ क्लीनिनेस, जब भी आप सोचते हो तो क्या आता है मन में, साबुन, डिटर्जेंट, हाउस होल्ड ब्लीचेस, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. ये क्या है, ये केमिकल से बनी ही चीज़ें हैं. ठीक है, जो हम डेली यूज़ करते हैं. अब देखो उसके बाद क्या आता है, यहाँ से देखो, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, सो सिंथेटिक फाइबर यूज़ होता है. ठीक है, और क्या करते हैं, कलर्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल करते हैं, ताकि उसमें किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को वाइट, किसी को ब्लैक, किसी को वायलेट, तो अलग अलग के लिए भी क्या होता है, केमिकल यूज़ होता है. फूड मटेरियल्स में देखो केमिकल यूज़ करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर बात आती है सीकनेस की, ठीक है, तो डिजीज़ जैसे कि कोई भी डिजीज़ है, हमें हेडेक है, या हमें डायरिया है, या जो भी डिजीज़ है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अगेन केमिकल यूज़ करते हैं. ठीक है, और मोस्टली ये एक्सप्लोजिव में जैसे कि फ्यूल्स है, रॉकेट है, प्रोपेलेंट्स है, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, इन सब में भी क्या है भाई, केमिकल का यूज़ होता है. सो जनरली क्या हुआ इसमें, जनरली इसमें हुआ केमिस्ट्री जो है हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, उसका जो केमिस्ट्री का जो रोल है हमारी लाइफ में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ एवरी मोमेंट. ठीक है, सो जो केमिस्ट्री की जो हम इस यूनिट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या होंगे हम मेनली हम पढ़ेंगे मेडिसिन्स में, फूड मटेरियल में, और क्लीनिंग एजेंट में. ये तीन ही इसमें इम्पोर्टेंट है. मेडिसिन्स में पढ़ेंगे हम, मेडिसिन्स जो भी हमारी मेडिसिन्स है, एंटा एसिड है, एंटी हिस्टामिन है, न्यूरोलॉजिक है, और एंटी एलर्जी है जो है, वो हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिन में. फूड मटेरियल पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्व पढ़ेंगे, और क्लीनिंग एजेंट जो सोप्स हैं,
सोप है, साबुन है और डिटर्जेंट है वो पड़ेंगे। यही है इम्पोर्टेंट इसमें, और इससे अलग कुछ नहीं आता, ठीक है। अब देखो, ये मेनली ड्रग आपको बताया मैंने, ड्रग एक मेडिसिन की तरह काम करेगा भाई। इसमें वो वाले ड्रग यूज़ नहीं हो रहे जो एडिक्टिव होते हैं, जिनका एडिक्शन हो जाता है, जो ये बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं एक्टर्स के द्वारा, वो नहीं है ये। यहाँ पे ड्रग्स है जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना ही होना चाहिए, ठीक है, 100 से 500 म्यू होना चाहिए, और ये आप याद रख सकते हो, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया है कि जो ड्रग है वो एक एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ड्रग ले रहे हैं वो मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हैं, हमें कोई डिजीज़ है या फिर हमें उसको डायग्नोज करना है, प्रिवेंट करना है उससे, सो हम मेडिसिन की फॉर्म में ड्रग ले रहे हैं यहाँ पे। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हम ड्रग लेते हैं उसमें क्या होता है, जो केमिकल लिया हमने, लेट्स से हमने कोई केमिकल लिया, उसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा जो क्या करेगा, जब हम ये वाला केमिकल कोई भी एजेंट लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो क्योर कर देगा डिजीज़ को जिसके लिए भी हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हेडेक है, हेडेक के लिए हमने एक डिस्प्रिन लिया, तो डिस्प्रिन डायरेक्ट क्या करेगा, डिस्प्रिन एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेगा हमारे हेडेक में, जो हेडेक है हमारा सिर के दर्द के लिए, जो हमारी नर्व सिस्टम जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको क्योर कर देगा। तो इस प्रोसेस को जो कंटिन्यूस जो डोसेस ली जाती है, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी को लोग जनरली कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए कंसिडर करते हैं। ये एक आगे जाके प्रोसेस में कीमोथेरेपी दी जाती है, ये आगे जाके एक प्रोसेस है। लेकिन कीमोथेरेपी मेनली जो यहाँ पे एक थेरेपी है, वो किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो हम एक ड्रग यूज़ करते हैं, एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, और वो क्योर करती है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसी को हम मेडिसिन बोलते हैं, उसी को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। यही था इसमें, नथिंग एल्स। ये ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम। अब देखो, जो ड्रग्स हैं भाई वो क्लासिफाई किए गए हैं, 4 मेन है इसमें, ठीक है, इसमें 4 मेन है, आप देखोगे यहाँ पे 4 है ये मेन। तो इसमें फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। सो इसमें जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, इसमें आपको याद रखने की एक ही चीज़ है कि इसका जो फार्माकोलॉजिकल का है वो है एनालिसिस, ठीक है, मतलब जो पेन किलिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और एंटीसेप्टिक लगा लो इसमें, ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करे। सो ये फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में आएंगे। और बेस्ड ऑन ड्रग एक्शन, जब ड्रग्स का एक्शन होता है उसमें क्या आता है, उसमें एंटी हिस्टामिन आ जाती है, ठीक है, एंटी हिस्टामिन आएगी उसमें, जो एंटी हिस्टामिन हम लेते हैं वो आएंगी ड्रग एक्शन में। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, जो केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होती है वो होती है सल्फोनामाइड्स, ठीक है, ये सल्फोनामाइड्स का हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल बेस्ड होता है केमिकल। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे होती है जीन थेरेपी, ठीक है, मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे होती है, जीन थेरेपी टाइप में होता है। इसमें जो हम टारगेट किया जाता है मॉलिक्यूल को, जो ड्रग्स हम लेंगे, जो ड्रग लेंगे वो एक टारगेट बना लेगा अपना, ठीक है, और उस पर ही एक्शन करेगा। बस इसमें यही है मेन। आप इंग्लिश तो आप वैसे भी रीड कर सकते हो ठीक है। सो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन आता है सबसे पहले, देखो अब हम डीपली पढ़ेंगे। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन आता है सबसे पहले। अब इसके लिए आपको पता है इसमें हमारा यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन लेट अस कंसीडर कि हमने कोई भी एंजाइम लिया, एंजाइम इन द शेप ऑफ एनीथिंग, लाइक देखो लेट्स सी, हमने कोई एंजाइम लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, और इसी की जो इसमें फ़िट हो जाए, इसी के टाइप का हमने, लेट अस कंसीडर इसी के टाइप का हमने
कोई सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है। अब हमने जो ये इंजाइम लिया है और ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये इंजाइम है हमारा, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और जो ये हमारी ब्लैंक साइड है ये हमारी एक्टिव साइट है, ठीक है। अब ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होगा भाई, जब हम ड्रग लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में जाके वो क्या कर लेगा, वो एक्टिव साइट में जाके क्या हो जाएगा, वो एक्टिव साइट में जाके वो यहाँ पे क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोजली एंजाइम ये पैक्ड हो जाएगा, तो यही ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है, इसमें यही है। अब ये देखो, ठीक है, इसमें यही दिया है जो एंजाइम है, ओके, और इसमें जो इन्होंने रिसेप्टर और मतलब इन्होंने एज ए लाइक एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ऐसे ऐसे कुछ आया है और ऐसे ऐसे उसने रिएक्ट किया है और ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मेशन हुई है, बस इसमें यही है। अब आप देखो एंजाइम एज ए ड्रग टारगेट, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ये इसका यही था मेनली, इसमें तो यही था, ठीक है। देख लो, अभी ये देख लो आप, ड्रग एंजाइम ये वाला है बी वाला, और ये जो हमने पहले किया था ये क्या था, ये एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम में ये एक्टिव साइट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये एंजाइम होल्डिंग सब्सटेंस सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो जाएगा। जो सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। बस ये एक केमिकल रिएक्शन होती है, वो इसी वे में होगी, तो जो लिखने वाला पार्ट है वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। तो जो ये समझने की बात है वो कर रहे हैं, हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं है कि हमें राइट डाउन करना है, तो हम इसलिए डीपली नहीं जा रहे। अब देखो सॉरी, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन देखो, एक तो हो गई ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, एक होगी ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे, इसमें आप देखो ये एंजाइम लिया हमारा, ठीक है, इसकी वजह से एक्टिव साइट होगी, ठीक है। अब किसी भी बॉडी में एक एंजाइम है, ठीक है, एक ड्रग हमने लिया हुआ है, एक सबस्ट्रेट है, तो जो सबस्ट्रेट है वो भी क्या है, सेम उसकी जो लुक है वो सेम ड्रग जैसा है, लेकिन क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्योर करने के लिए चाहिए ना, हमें क्योर करने के लिए चाहिए, तो हम क्या साइट, जो हमारी एक्टिव साइट है उस पर क्या अटैच करेंगे, हम ड्रग अटैच करेंगे, क्योंकि हमें क्योर के लिए चाहिए। तो जब हम क्योर के लिए ड्रग अटैच करते हैं तो ये हमारा एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये हमारा एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी प्रोसेस को ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन कहा जाता है, और लिखने का पार्ट वही है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एंजाइम है, कैसे सबस्ट्रेट था, उसमें क्या दिक्कत थी और क्यों हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, ये लिखने का पार्ट है। और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि लाइन टू लाइन क्या लिखा है, वो आपको मैंने एक जनरल ओवरव्यू में ही बता दिया है। अब आते हैं हम थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है थेरेपेटिक वाला, क्योंकि यही जो नीट वगैरह के हैं या फिर एचटेट सीटेट में है, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, एंटासिड क्या है, एंटीहिस्टामिन क्या है, न्यूरोलॉजिकल ड्रग कौन सा है। 2 ऑप्शन दे देंगे आपको, एक ऑप्शन राइट होगा और 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो यही इंपॉर्टेंट है। अब एंटासिड से देख लो, एंटासिड क्या है भाई, एंटासिड यूज़ किस लिए किया जाता है, एंटासिड यूज़ किया जाता है जब हम हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड ज़्यादा होगा तो एंटासिड लिया जाएगा। एंटासिड क्या है होगा, बेस की फॉर्म में लेते हैं ताकि जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन किया जाए, यही एंटासिड है। जनरल ओवरव्यू है, ना कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें मेन में इसमें क्या बताया हुआ है भाई, इसमें जो कंप्लीट में मैं बता रही हूँ, इसमें आपको पता है जैसे कि अगर किसी को एंटासिड में लाइक अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया
जिससे आपको एसिडिटी हो गई। एसिडिटी होने पे हम एंटासिड का यूज़ करते हैं ताकि एसिडिटी को हम डाउन कर सकें। और एंटासिड मैंने जैसे बताया बेस की फॉर्म में होता है, तो उससे उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसका होल प्रोसेस यही है। जैसे देखो स्टमक में इरिटेशन है, ठीक है, या फिर अल्सर्स है, और इसको जो ट्रीटमेंट है, जो पहले जो 1917 में जो पहले ट्रीटमेंट होती थी उसमें हम भाई यूज़ करते थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता था, ठीक है। और उससे हमें ये नहीं पता चलता था कि मतलब डिजीज़ क्या है, लेकिन सिर्फ वो क्या करता था, वो जो सिम्टम्स है, जैसे एसिड ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेस ले लिया, तो उसको एसिड को मेंटेन कर देगा, इसलिए यूज़ करते थे। बाकी इसमें है जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इंसॉल्युबल, ओके, ये आप देख सकते हो। ओके 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 ओके। अब जो अभी यूज़ करते हैं उसके बाद जो लेटर यूज़ करते हैं वो देखो। जो लेटर यूज़ किया जाता है एंटासिड का, वो हमारे हैं सिमेटाडाइन एंड रेनिटाइडिन। ये दो ड्रग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारे, सिमेटाडाइन एंड रेनिटाइडाइन। और हिस्टामिन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हिस्टामिन मेनली एंटी हिस्टामिन में पढ़ेंगे हम इसका पार्ट। लेकिन ये दो मेन है, आपको याद रखने का मेन यही है। रेनिटाइडिन और सिमेटाडाइन यूज़ होते हैं एंटासिड की तरह, ठीक है। और जेनेटिक एक कंपनी है भाई जो रेनिटाइडिन डिस्कवर किया था, ठीक है। तो मेन तो यही है आपका। अब एंटी हिस्टामिन देखो, एंटी हिस्टामिन क्या होता है भाई, जैसे आपने हिस्टामिन देख लिया, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर देखो आप। ये हमारी बॉडी में हिस्टामिन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है जब भी हमें कोई लाइक वायरल या किसी एलर्जी की हमें एलर्जी है हमें किसी भी चीज़ से, तो जो हिस्टामिन है भाई, हिस्टामिन है वो क्या हो जाएगा, वो हिस्टामिन रिलीज हो जाता है बॉडी में। तो ये हम एंटी हिस्टामिन में पढ़ेंगे। अब देखो एंटी हिस्टामिन में जो मेन है भाई, मेन आपको याद रखना है, टेरेफेनाइड है, ठीक है, जिसको हम सेलेडाइन बोलेंगे, और डाइमिटाइन एंड डाइमटैप एंड ब्रोमोफिनायरामीन। ये नाम याद रखने की ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जैसे कि मैंने बताया कि एंटी हिस्टामिन क्या है भाई, जैसे कि हमें कोई भी एलर्जी हुई, ठीक है, एलर्जी के टाइम पे इसको हम देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एलर्जी होती है तो हमारे अंदर क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है ना, हिस्टामिन जैसे मैंने आपको बताया, हिस्टामिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो क्या कर देता है, अपनी ओपन अप कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिसके कारण क्या होगा, हिस्टामिन अगर हमें कोई भी वायरल हुआ या कोई एलर्जी हुई है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे गले में जो हमारी मसल्स हैं, गले की जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, जिसके कारण हमें डॉक्टर क्या देते हैं, फिर एंटी हिस्टामिन देते हैं। हमें ये एंटी हिस्टामिन देते हैं ताकि हमारे गले में जो प्रॉब्लम आई है उसको हम क्योर कर सके। सेम ये एलर्जी में भी आ जाता है, क्योंकि एलर्जी के टाइम पर भी क्या होता है, हिस्टामिन को पता थोड़ी ना है कि अब ये वायरस से नहीं हुआ या लाइक एलर्जी है, वो उस टाइम पे भी अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनको ओपन कर देता है, जिससे कि जब एलर्जी होती है, जब स्नीजिंग होती है, छींक आने के बाद हमारे जो हमें फील होता है कि दैट आवर थ्रोट इज़ लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और थ्रोट मसल्स इज़ कॉन्ट्रैक्टेड, सो इसलिए हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं, ठीक है। अब ट्रैंक्विलाइजर आते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स एनालिसिस जो है वो न्यूरोलॉजिकल पार्ट में आ जाता है भाई, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। अब आपको पता है न्यूरोलॉजिकल का मीनिंग ही क्या है, जो न्यूरॉन नर्व सिस्टम से रिलेटेड हो, कि हमारे अगर हमें कोई भी चोट लगती है तो हमारा डायरेक्ट माइंड पे सिग्नल जाता है दैट मुझे पेन है, मुझे हाथ में पेन है, मेरे को हाथ में चोट लगी, और मेरे को अगर कट लगा तो मेरा माइंड सिग्नल देगा दैट मेरे को पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये
न्यूरोलॉजिकल ड्रग यूज़ करते हैं ताकि जो कनेक्शन है, जो सिग्नल है, जो हमारे पेन का सिग्नल है जो माइंड तक जाता है उसको कट किया जाए, ठीक है। मेनली यही है इसका। अब इसमें जो ट्रैंक्विलाइज़र होते हैं वो देखो आप, ट्रैंक्विलाइज़र में भी आपको पता है ट्रैंक्विलाइज़र एंड एनेस्थेटिक और एनालिसिस पेन किलर, दो टाइप के करेंगे हम इसमें। तो देखो ट्रैंक्विलाइज़र में ये है डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन भी आ जाता है भाई इसमें। यस, एंटी डिप्रेशन क्यों आ जाता है इसमें? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें अगर हमें अंदर से अगर हमारा मूड भी चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो डायरेक्ट सिग्नल हमारे माइंड को जा रहा है। कुछ टाइम कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आ जाती हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी माइंड पे पड़ता है। सो वो उस टाइम पे एंटी डिप्रेशन ड्रग ली जाती है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स ली जाती हैं। वो भी न्यूरोलॉजिकल ड्रग का पार्ट है, ट्रैंक्विलाइजर्स हैं वो भी, ठीक है। और एनेस्थेटिक आता है भाई इसमें मेन। एनेस्थेटिक कब दिया जाता है भाई? एनेस्थेटिक ड्रग दिया जाता है जब आपको लाइक बहुत ही सीवियर पेन है, ठीक है। तो जैसे कि सीवियर पेन इन सेंस आपको आपको टिथ में पेन है, तो जो आपका टिथ में जो पेन है ना भाई, जो टिथ का पेन है, टिथ, ठीक है, जो टिथ का पेन है वो डायरेक्ट सिग्नल माइंड को देता है और वो अनटॉलरेबल होता है, टॉलरेट नहीं कर सकते हम टिथ का पेन को। सो उस टाइम पे एनेस्थेटिक दिया जाता है। अगर उसको निकालने के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया जाता है आपको, ताकि आपको वो सीवियर पेन ना महसूस हो और आपका जो टूथ है वो ईज़िली रिमूव किया जाए। जैसे विजडम टूथ में ज़्यादा पेन होता है तो वो ईज़िली रिमूव हो सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो इक्वेनिल आता है भाई, ठीक है। इस वाले में इक्वेनिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आपको याद करने के लिए क्या है, मैप्रोबेमेट भी है और क्लोरोडाइजर पेरोक्साइड भी है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको नाम ही याद रखना है। मैं अगेन कह रही हूँ, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आई थिंक या वेरोनोल, सेरोटीन, ये आपके जो भाई ये वाले जो ट्रैंक्विलाइज़र हैं ये आपकी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यस इन बाय श्योर जब आप बीएससी मास्टर्स करने जाओगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपके जो सेरोटीन्स और ये वेरोनोल और वैलियम है इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देख लेना आप एक बार। अब जैसे मैंने बताया था ट्रैंक्विलाइज़र और एक एनालिसिस पेन किलर, ठीक है। ये पेन किलर, पेन सीवियर पेन जो होता है उसमें यूज़ किए जाता है। किस में वो एनालिसिस में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, सीवियर पेन किस में मानोगे आप? एक तो नॉन नार्कोटिक होते हैं भाई, एक नार्कोटिक होता है, दो होते हैं एनालिसिस में, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। अब नॉन नार्कोटिक क्या होगा, जैसे कि एस्प्रिन ले लिया, ठीक है, एस्प्रिन ले लिया आपने, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग है एस्प्रिन, जो कि अगर आपको पेन है तो आपको उससे रिलीफ दिलाएगा। नॉन नार्कोटिक किस लिए बोला है, क्योंकि एडिक्टिव नहीं है, ठीक है, एडिक्टिव नहीं है। अगर आप इसको आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो। दिस ड्रग आर वेरी इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज द ड्यू टू आर्थरीज, मतलब आपको किसी बोन में पेन हो रहा तब लेते हैं, ठीक है। अब नार्कोटिक क्या है भाई, जिसकी हमें एडिक्शन हो जाए, नार्कोटिक जिसका हमें एडिक्शन हो जाए। मॉर्फिन ही यहाँ पे मेन माना जाता है, मॉर्फिन नार्कोटिक। इसको क्या है भाई, इसको यूज़ करते हैं मोस्टली आर्मी जो मैन होते हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। जैसे भी वो कहीं पे जाते हैं जहाँ पे वॉर की सिचुएशन कभी भी हो सकती है, तो वहाँ पे उनको इतना सीवियर पेन होता है। अगर किसी का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, किसी को कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, तो उसी टाइम पे उसको नार्कोटिक ड्रग दिया जाता है ताकि वो पेन उसका वहाँ पे मेंटेन हो सके। मॉर्फिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, मॉर्फिन ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी हीरोइन और कोडीन भी ड्रग का ही पार्ट है। किसका ड्रग का पार्ट है, नार्कोटिक ड्रग का पार्ट है एनालिसिस में। तो आपको ये याद रखने का है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि नार्कोटिक
क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे इक्वेनिल जो यूज़ करते हैं हम मेडिसिन या ड्रग, वो किसका पार्ट है? वो ट्रैंक्विलाइजर का पार्ट है, एनेस्थेटिक टाइप में दिया जाता है, ना कि एनालिसिस का है। ठीक है, एनालिसिस का है। अब देखो एंटी माइक्रोबिल्स माइक्रो से आपको पता चल गया होगा, जो कि किल करे बैक्टीरिया को, किल बैक्टीरिया, ठीक है, किल बैक्टीरिया एंड वायरस मेन इसका यही फंक्शन है। तो आपको प्रिवेंट करे, जैसे कि आपको कोई वायरस से आपको कोई डिजीज़ हुई है, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, तो उस टाइम पे जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपको क्या चाहिए? आपको एंटीबायोटिक चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उस वायरस से फाइट कर सके और आप मेनली उस डिजीज़ से क्योर कर सके। ठीक है, सो एंटीबायोटिक में फर्स्ट है एंटीमाइक्रोबियल में फर्स्ट है एंटीबायोटिक। सबसे पहले एंटीबायोटिक देखो, एंटीबायोटिक क्या होगा भाई? एंटीबायोटिक क्या हुआ कि आप कोई टैबलेट ले रहे हो बाय योर माउथ, ओके, माउथ से आप अंदर की जो ट्रीटमेंट है, आपके अंदर कोई वायरस है, आप तो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो ताकि आप उससे क्योर कर सको अपने आप को। तो मेन एंटीबायोटिक यहाँ पे है, आपको मेन याद रखने का एंटीबायोटिक है एरेसफेनाइमिन एंड सल्वर्सन, ये दो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है। और प्रोटोनोसिल, यहाँ भी प्रोटोनोसिल आई डोंट नो है या नहीं है, बट हाँ ये रहा। ये दो, तो ये वाला प्रोटोनोसिल और सल्फोनामाइड और सल्वरेशन, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसके रिगार्डिंग है? ये एंटीबायोटिक है, जो हम वायरस हमारी बॉडी में अगर आ जाता है तो उस टाइम पे हम डॉक्टर ये हमें प्रिस्क्राइब करता है, तो हम ये टैबलेट लेते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट में जो सम और इम्पोर्टेंट है वो बैक्टीरियल, वही वो पेनिसिलिन भी इम्पोर्टेंट है और क्लोरोमोफिनोल फेनिकोल भी है। बाकी ये ऑफ्लॉक्सिन और इराइथोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेनिसिलिन भी आ सकता है, क्लोरोमोफेनिकोल भी आ सकता है। तो ये सब आपके क्या करेंगे? बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ आपके अंदर, या फिर आपके अंदर कोई वायरस गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली यूज़ करते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला जो बॉन्ड आया था, उसके लिए इन्होंने एन डबल बॉन्ड भी लिया था, ताकि ये नाइट्रोजन बॉन्ड प्रोटोनोसिल में मिलता है। स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे, स्ट्रक्चर शायद है पीछे था। तो ये बस इसी का यही पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ अंदर जाने का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जस्ट कि पेनिसिलिन और क्लोरोमोफेनिकोल ये यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक टैबलेट में, ये भी यूज़ करते हैं। और सेवलोरेसोन, सल्फोनामाइड और प्रोटोनोसिल याद करने के हैं, केमिस्ट्री की चैप्टर में यही याद करने के हैं। इसके बाद आपको वो भी मिल जाएगा, वीडियो के बाद आपको MCQ सीरीज़ लेंगे हम, जिससे हमें पता चले कि हमारा चैप्टर कैसा गया है। एंटीसेप्टिक क्या होगी भाई? हमें कोई भी चोट लगती है, कोई भी वाउंड होता है हमारे, लगा लो मेरे को नाइफ से चोट लग गई तो वाउंड हो गया ना, कट लगा है मेरे को, तो उस पर मैं एंटीसेप्टिक यूज़ करूँ, जिससे मेरे को जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेरे कट को इफ़ेक्ट ना करे, उसके लिए हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम भी आती है, आपको पता है, बहुत सारी, जिसमें कि आप डिटोल को लेके चलें, लिक्विड डिटोल है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं हम क्लीन करने के लिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले अपने वाउंड के ऊपर। तो एंटीसेप्टिक उसी में आते हैं। 3 मेन है इसके, ऑक्सीनोल, टेरिपिनोल और बिथिनोल। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए 3 कौन सी एंटीसेप्टिक
जो हैं जिसको हम यूज़ करते हैं वो ये हैं तीनों। और बाकी साल्ट तो आगे आगे भाई ये बनते ही जा रहे हैं, साल्ट इतने नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करो ये, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक होगी। फिर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है भाई? डिसइंफेक्टेंट जब हम स्प्रे की फॉर्म में कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, स्प्रे की फॉर्म में यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने डाइल्यूट क्लोरीन सॉल्यूशन यूज़ कर लिया, सरफेस को क्लीन करने के लिए करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट मेनली यूज़। जब हम अपने फ्लोर पे मॉप लगाते हैं तो हम डिसइंफेक्ट क्लोरीन का यूज़ कर लें या फिर डाइल्यूट SO2 का यूज़ कर लें, वो डिसइंफेक्ट होता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग से मैं आपको बता देती हूँ, फर्टिलिटी इज़ रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी डायरेक्टली। सो उसको रोकने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग लिए जाते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको यही पता होना चाहिए कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग लिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को क्योर किया जा सके। तो ये एक बर्थ कंट्रोल पिल्स की फॉर्म में आ जाती है। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स होते हैं भाई बॉडी में। लेडीज़ जो बॉडीज़ होती हैं उनमें हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम बर्थ कंट्रोल पी लेते हैं तो ये हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब्स हो जाते हैं, जिससे कि ओवुलेशन नहीं होता, सरप्रेस करते हैं भाई। मेन क्या करते हैं, सरप्रेस करते हैं ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग ओवुलेशन को, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होती। तो वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग होते हैं। मेन एंटी फर्टिलिटी ड्रग हैं ये हमारे तो नोरेथाइनोड्रोन एंड इथाइनी लेस्ट्राइडोल नोवेस्ट्रोल, ठीक है। ये दो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं बॉडी में, उनको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ये sleeping pills are recommended by the doctor to the patient suffering from sleepiness, but it is not advisable to take the dose without consulting with the doctor। ये sleeping pills वाला न्यूरोलॉजिकल से डायरेक्ट ट्रैंक्विलाइजर है ये, ताकि अगर किसी को डिप्रेशन है, वो नहीं सो नहीं सकता, तो उसको एंटी डिप्रेशन टैबलेट दी जाते हैं, उसमें भी स्लीपिंग पिल्स का ही काम करते हैं वे। सो रेंटिडाइन इज एन एंटासिड बीन गिवन। सो रेनिटाइडिन आपको पता है एक एंटासिड है, ठीक है। आपने यही पढ़ा था, एंटासिड में है, लेटर ये वाली दिया गया है प्रिवेंट के लिए। एसिडिक जो होती है उसको एज ए बेस यूज़ करते हैं हम। रेनाटाइड प्रिवेंट करता है हमें एसिड से। अब केमिकल्स इन फूड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ड्रग, फूड और सोप वाला पढ़ेंगे हम। इसमें सिर्फ ड्रग है, ड्रग में मेडिसिन आ गई और फूड आ गया, और हमारा लास्ट क्या होगा, हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट हो गया। अब फूड में क्या है भाई? फूड में देखो, फूड में कलर दें, फूड में फ्लेवर स्वीटनर्स दें, या फिर एंटीऑक्सीडेंट दें, या प्रिजर्व करने के लिए, या फिर विटामिन एंड अमीनो एसिड, जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं हम फूड में, उनको प्रिजर्व करने के लिए, या फिर उनमें कलर देने के लिए, या फिर उनको मीठा बनाने के लिए, उनका फ्लेवर चेंज करने के लिए, वो सब क्या हो गया भाई? केमिकल्स हो गए फूड में। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। स्वीटनिंग जो स्वीटनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शुगर। सो जो चीज़ हम जो नेचुरल स्वीटनर है या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो उनका डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ। नेचुरल जो स्वीटनर है जैसे कि सुक्रोज है, ठीक है, ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर मैनी पीपल प्रेफर टू यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। मोस्टली पीपल अब आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं रेदर देन प्योर नेचुरल स्वीटनर। और जो नेचुरल है वो हमारा सैक्रीन है। ये जो हमारा नेचुरल स्वीटनर है भाई, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। ये फर्स्ट नेचुरल नहीं है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है हमारा। और ये क्या है भाई, इसको जो डिस्कवर किया है वो इसमें दिया है 1870, लेकिन ये क्या है 550 टाइम्स एज स्वीट एज कीन शुगर। ये 500, ये मेन आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम स्वीट है शुगर से। सो ये 550
टाइम्स मोर स्वीट है शुगर से, तो इसका थोड़ा सा भी पार्ट डालोगे आप, आपने चीनी इतनी ली है ना शुगर, और आप इसका इतना पार्ट ले रहे हो सैकरीन का, तो वो इससे ज़्यादा दुगना मीठा करेगा, 550 टाइम, 550। यस, इट इज़ एग्जर्टेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन अनचेंज, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये हार्मलेस नहीं होता बॉडी के लिए, जो सैक्रीन होता है वो पर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, इसलिए लोग कुछ और आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनको यूज़ करने लगे। उसमें क्या आता है, एस्पर्टेम आता है, जो कि 100 टाइम्स मोर स्वीटनर है, किससे, शुगर से, ठीक है। ये वाले आपके पॉइंट के नहीं है याद करने के। सैक्रीन 550 बताया था मैंने आपको, सुक्रोज 600 टाइम्स मोर देन शुगर, तो इनका तो थोड़ा थोड़ा पार्टी बहुत है। और एलिटेम 2000 टाइम्स मोर स्वीटनर दैन शुगर, ठीक है। सो ये हमारे 4-5 स्वीटनर थे जो यूज़ किए जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर किस में यूज़ करते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर कुछ ऐसे स्वीटनर फूड्स हैं जिनमें अब इनका यूज़ करते हैं। सैकरीन का यूज़ नहीं करते क्योंकि भाई वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। अब फूड प्रिजर्वेटिव देख लो, फूड प्रिजर्वेटिव जो फूड के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो यूज़ करते हैं, आपको पता है फूड प्रिजर्वेटिव में मेन आता है भाई सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, और फिर आता है वेजिटेबल ऑयल, एंड देन आता है सोडियम बेंजोएट। ये 3 हैं जो कि मेन है प्रिजर्व करने के लिए, आपको याद रखने हैं, टेबल सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ही मेन है याद करने का, क्योंकि ये वाला जो ऑयल और ये सॉल्ट है तो आपको याद रह ही जाएगा। तो ये फूड को प्रिवेंट करते हैं स्पॉइल होने से। कैसे करेंगे, कुछ फूड ऐसे होते हैं भाई जिसको अगर आप बाहर रख देते हो, फूड रोटी को ही लगा लो, अगर आप थोड़े दिन तक उसको बाहर ऐसे ही रख दोगे तो उस पर क्या होने लग जाएगा, उस पर फंगस लगने लग जाएगी और माइक्रोबल ग्रोथ होने लग जाएगी ऑर्गेनिज्म की, जो हमारी रोटी भी बाहर रखी है उस पर। तो उसके लिए हम ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। मेनली आपको पता है कि वेजिटेबल ऑयल अचार को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं ताकि अचार जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। सॉल्ट, भाई सॉल्ट को यूज़ करते हैं घी में बटर में लग की सॉल्ट आप देखोगे कुछ जो आप लेके आते हो पैकेट बटर के, वो सॉल्टी होते हैं कि वो घी ख़राब ना हो, इसलिए सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल और सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं। याद करने की चीज़ है, याद कर लो, ठीक है। क्लीनिजिंग एजेंट आगे, फिर क्लींजिंग एजेंट आगे, ये जो क्लींजिंग एजेंट है सोप है उसमें और डिटर्जेंट है। अब सोप ये है भाई, ठीक है, सोप हमारा है वो ये है सोडियम स्टीरेट, ये हमारा सोप है जो हमारे जो दाग लगे हैं कपड़ों पे उनको साफ़ करेगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है वो भाई सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको राइट डाउन करके आना है तो वो अपना पूरा करेंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए सोडियम स्टीरेट ये हमारा सोप है जो कि हमारे जो कपड़ों के गंदे दाग हैं उनको क्लीन करता है। तो यही हमें याद करने का है, इसमें है। प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्लाइसरेट एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, ये तो आपको पता होगा ही। ओके, बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोप है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था मेन सोप का ये है, ये आपका याद रखने का है। सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है, फिर उसके बाद सिंथेटिक जो डिटर्जेंट है उसमें अनायन और कटायनिक 2 फॉर्म है भाई, अनायनिक एंड कटायनिक। अनायनिक याद रखनी है कौन सी है, कटायनिक याद रखनी है कौन सी है, ठीक है। सो जो हमारी अनायनिक फॉर्म है वो ये है, ये हमारी अनायनिक फॉर्म है, ठीक है। CH3 CH2 10 CH2O SO3 Na, ये हमारी सोडियम लोरियल सल्फेट है, अनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है वो सिटाइल, वो हमारा है
सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये हमारा कटाइनिक है, ठीक है। अनाइनिक और कटाइनिक दो याद रखनी है, वही हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जो ये तो हमारा लास्ट का ही आ गया। तो आई होप मैं डैम श्योर हूँ कि आपको जो मैंने आज कंप्लीट जो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बताया है, ठीक है, केमिस्ट्री का जो मैंने पार्ट बताया है आपको, जैसे कि केमिस्ट्री हमने किस किस में पढ़ी है भाई, हमने पढ़ी है ड्रग में, मेडिसिन लगाओ ड्रग में, ठीक है, हमने पढ़ी है फूड में, ठीक है, हमने पढ़ी है थर्ड में सोप एंड डिटर्जेंट में, हमने 3 इसका पढ़ा है। 3 में ड्रग में आपको पता है हमने मेडिसिन्स पढ़ी हैं, एंटी एसिड पढ़ी हैं, एंटी हिस्टामिन्स पढ़ी हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़े हैं हमने, एनालिसिस पढ़ी है हमने, और एंटी माइक्रोबिल्स पढ़ी हैं। केमिकल्स किस में पढ़े हैं हमने, केमिकल्स जैसे फूड स्वीटनर पढ़े हैं हमने, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर पढ़े हैं जो यूज़ करते हैं, और प्रिजर्वेटिव में कि कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को, वो पढ़ा है हमने, ठीक है। और सोप में हमने पढ़ा है कि सोप का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, सोडियम स्टीरेट है, सोडियम स्टीरेट है, आपको याद रखना है, सोडियम C17H35, ठीक है। एक 17 दूनी 34 लगा के एक इसको हाइड्रोजन को बढ़ा दो, इससे CONA, ये याद करने के लिए बता रही हूँ। सोडियम स्टीरेट। डिटर्जेंट पढ़ा है, एनाइनिक डिटर्जेंट पढ़ा है, और कैटाइनिक पढ़ा है। एनाइनिक का पता होना चाहिए क्या है, सोडियम ऑरियल सल्फेट है, और सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कैटाइनिक है। तो यही इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ MCQ कर लेंगे हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो आई होप this video is really useful for you. I give my 100% to provide you complete information regarding this chapter, and I want your 100% regarding this video. Please like, share and subscribe this video, this channel. Subscribe and like and share this video.